जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। रीजन क्या है? इसलिए इनको, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी। अब इनकी लेस रिएक्टिविटी का कारण क्या है? कि पहला कारण है कि जो एल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, कोई इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। एल्केन्स आर नॉन पोलर। रीजन क्या होता है? रीजन EN ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर EN of carbon and hydrogen is nearly same. कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन में कोई EN डिफरेंस ज्यादा होता नहीं, इसलिए पोलरिटी नहीं होती है। क्योंकि पोलरिटी नहीं है तो ना तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता, ना ही इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता। ठीक है, सो नीदर रीजन था ये। रीजन क्या है? रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी। क्या रीजन था? रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी। क्या रीजन है? कि एल्केन क्या होती है? नॉन पोलर होती है। और एल्केन के नॉन पोलर होने का रीजन क्या है? EN ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली सेम। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की EN बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, तो ये नॉन पोलर है। और चूंकि नॉन पोलर है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि ना तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ना ही एल्केन के मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव चार्ज है। ना तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता, ना ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता। ठीक है, ठीक है। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन ये है कि इसमें कोई पाई बॉन्ड भी नहीं होता एल्केन के अंदर। चूंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है तो ना तो इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन हो सकता। अगर पाई बॉन्ड होता मान लो इसके अंदर, तो पाई बॉन्ड टूटता और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते एडिशन से। तो इट डजंट हैव, इट डजंट हैव पाई बॉन्ड। सो एडिशन रिएक्शन doesn't take place on it। तो इस पे एडिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता। एल्कीन और एल्काइन में तो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन एल्केन में तो ना तो एडिशन रिएक्शन होता, ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता, ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता। फिर इसमें ज्यादातर रिएक्शंस कब होते हैं? या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में होते हैं ज्यादातर रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर मेन reactions are free radical substitution reaction। मेन रिएक्शन इनके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना?
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी फ्री रेडिकल आपको पता है हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरा कोई एटम है वो वहां आ जाएगा, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की मेन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है हेलोजिनेशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके मीथेन हो गया, इसकी रिएक्शन कराओगे हेलोजन से, किसकी प्रेजेंस में? हीट और लाइट की प्रेजेंस। लाइट को आप एच न्यू भी लिख सकते हो। हीट और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी CH3X बन जाएगा और HX बन जाएगा। ये हेलोजन जो है वो कौन कौन हो सकता है आपको पता है? हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये रिएक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है मीथेन हो, कोई भी एल्केन ले सकते हो, कोई भी एल्केन ले सकते हो। और यहाँ क्या बन जाएगा? एल्केल हैलाइड। ठीक है, हीट और लाइट की प्रेजेंस में होता है ये। लाइट को आप एच न्यू भी लिख सकते हो। और कौन कौन सा हेलोजन है बताइए आपको? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीनेशन जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरीनेशन इज एक्सप्लोसिव, बहुत एक्सप्लोजन हो जाता है। और दूसरी चीज, इसमें लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इट डजेंट रिक्वायर लाइट। क्लोरीनेशन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इट डजेंट रिक्वायर लाइट, यहाँ लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्लोरीनेशन बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, बहुत तेज होता है। उसका कारण ये है कि जो फ्लोरीन होता है ना, बहुत छोटा आइटम होता है, इस तरीके से छोटा मॉलिक्यूल होता है बहुत, और यहाँ बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ। तो ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और ये फ्री रेडिकल फिर क्या करेंगे? एल्केन के ऊपर जाके अटैक कर लेंगे। तो फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, बहुत स्पीड से होता है, और यहाँ लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से हो जाता है। क्या कारण है? ये FF बॉन्ड एनर्जी है बहुत कम है, ये FF लो बॉन्ड एनर्जी है, ये लो बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू ये लोन पेयर जो 3 3 लोन पेयर है, 3 इसके ऊपर है, 3 इसके ऊपर है, इसमें रिपल्शन होता है। लो बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, ठीक है। अब जो आयोडीनेशन होता है वो आपको आगे बताऊंगा मैं, पूरा मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीनेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल भी होता है। तो मजा नहीं आएगा इसमें, ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्ट बनेगा और वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल होता है वो, और रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो अब हम, अच्छा एक बात और है इसमें,
जैसे मान लो मीथेन है, ये हेलोजन लिया, हेलोजन में मान लो सपोज, तो इसका मतलब क्लोरीनेशन तो बहुत एक्सप्लोसिव है, आयोडीनेशन स्लो है, मतलब अच्छा किसके साथ चल पाता है ये? अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ चल पाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्लोरीन की केस में ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में तो आपको पता ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, ये ये बहुत स्लो है, तो मेनली अच्छी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ चल पाता है, उसमें इससे भी क्लोरीन के साथ जो क्लोरीनेशन है वो फास्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि जैसे मान लो ये आपने मीथेन लिया, इसमें आपने क्लोरीन ले लिया, अगर ये एक्सेस में है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। जैसे पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपके CH3Cl, फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है फर्दर क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लोरीन वहां बहुत सारी है, तो CH2Cl2 भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, फिर वापस से कुछ मॉलिक्यूल वापस से क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 में, और वापस से कुछ मॉलिक्यूल CCl4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो फर्दर एलिमिनेशन भी हो जाता है और ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इनको कहते क्या है, इनका नाम क्या क्या है आपको पता है? ये तो मिथाइल क्लोराइड है। ये वाला क्या है? मैथिल क्लोराइड है। ये CH2Cl2 है, ये मिथाइलिन क्लोराइड है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये सारे आयुपैक नेम है, कॉमन नेम है ये, और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। आयुपैक तो आपको पता ही है, अभी पढ़ाई है आयुपैक आपने। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयुपैक में। तो अगर एक्सेस है तो फर्दर क्लोरीनेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा। जैसे मान लो 1000 मिथाइल क्लोराइड की मॉलिक्यूल बने, तो उसमें से अराउंड 200-300 का ही फर्दर क्लोरीनेशन होगा, उसमें से भी 30-40 का ही फर्दर ओके, और 10-12 ही क्या बनेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनेंगे। मतलब इसमें भी मेन प्रोडक्ट तो आपका अभी भी यही रहेगा, मेन प्रोडक्ट तो अभी भी आपके मिथाइल क्लोराइड ही लेगा। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल का फर्दर क्लोरीनेशन पॉसिबल, सबका नहीं होगा। उसका कारण ये है कि देखो एक कार्बन पे 4-4 क्लोरीन है, तो रिपल्शन कितना ज्यादा है, इसलिए आगे फर्दर क्लोरीनेशन मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हो रहा है, लेकिन कम का होगा। ठीक है, लिख लीजिए। फिर अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। इनकी कॉमन नेम से मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑफ देखिए, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें स्टेप्स होती है। पहली आपके चेन इनिशिएशन स्टेप, पहले फ्री रेडिकल बनेंगे तभी तो वो चेन आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप गैस को जलाते हो तो पहले क्या करते हो, माचिस से उसको क्या देते हो, तभी वो गैस जलेगी, तभी तो वो हीट देगी ना। तो सबसे पहले क्लोरीन जो है इसका
जैसे आपने क्लोरीन लिया और एल्केन लिया, क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे हेलोजनेशन कोई सा भी कर लो, ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन स्टेप तो वही रहेगी। पहले स्टेप में क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में, ये आपके लाइट है, उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा, होमोलाइसिस हो रहा है, और आपको क्या मिल जाएंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ये देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया। इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स पहले भी हमने डिस्कस किया था, काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये एल्केन के ऊपर अटैक करेगा। दूसरी स्टेप है वो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप अगली स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मीथेन है आपका, इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है। फिर इसमें ये मैथिल फ्री रेडिकल है और HCl बन जाएगा। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये अटैक करता है, जो आपने एल्केन लिया है ना, एल्केन कोई सा भी ले लो, उस पर अटैक कर रहा है जाके, और ये यहाँ भी होमोलाइसिस करवा देगा और HCl बन जाएगा और मैथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये मैथिल फ्री रेडिकल बन गया आपके। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने एल्केन पे अटैक किया, HCl बना लिया और साथ में मैथिल फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये जो मैथिल फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, ये तो सिर्फ इनिशिएशन वाली स्टेप होती है, एक बार क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है तो फिर तो ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप ही चलती रहती है। कैसे, अभी मैथिल फ्री रेडिकल बना है, ये अभी तक जो टूटे हुए नहीं है ना क्लोरीन, उन पे अटैक कर देगा। ये जो मैथिल फ्री रेडिकल बना है, ये क्या कर लेगा, अभी तक जो क्लोरीन टूटे नहीं है उन पे अटैक कर देगा। ठीक है, ये अटैक कर दिया इसने। और आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो, मिथाइल क्लोराइड जो आपका पहला प्रोडक्ट था वो तैयार हो गया, और साथ में क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर वही काम करेगा। इसका काम क्या होता है, जो अभी तक टूटे नहीं है, अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं, एल्केन उन पे अटैक कर देगा। तो ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप है, बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, आपको मिथाइल क्लोराइड मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है ना, ये तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन। अब जो थर्ड स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये आपकी थर्ड स्टेप है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो फ्री रेडिकल बचे हुए हैं, एंड में क्या होता है, मान लो आपके किचन में जब गए आप, आपने देखा कि भाई दो भिंडी बची हुई है, दो कद्दू बचा हुआ है, दो कुछ बचा हुआ है, तो आप क्या करते हो, मिक्स वेजिटेबल बना लेते हो। उसी तरह यहाँ भी क्या हुआ, एंड में क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल बच जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर फ्री रेडिकल तो रिएक्शन करके आपस में, ये आप बना लिया, एंड में क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल बन जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये एंड में चेन टर्मिनेशन स्टेप है, ये आखिरी में जाके होती है, क्योंकि जब क्लोरीन को दूसरा एल्केन मिलेगा नहीं, क्लोरीन तो फ्री रेडिकल है, वो बना है उसमें, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल किस पे अटैक करता है, एल्केन पे, लेकिन जब उसको एल्केन मिलेगा ही नहीं, एल्केन तो सारा खत्म हो गया, तो फिर एंड में जो भी बचेगा उससे वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है।
ठीक है, ठीक है। अब ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है आपकी, हो गई। अब इसमें बात ये आ रही है कि जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन है, एच न्यू है। आप कहोगे सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। एक्चुअली ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कौन सा हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होता है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है। आई नहीं है बात सुनना। तो पहले ये वाला हाइड्रोजन होगा सब्स्टिट्यूट, तो पहला सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो यही वाला मिलेगा, ये वाला। 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर आप एक बार फिर इसके अंदर क्लोरीन डाल देते हो, इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें एक बार फिर आप क्या डाल देते हो, क्लोरीन डाल देते हो और एच न्यू डाल देते हो, तो आपके क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्योंकि 3 डिग्री तो सारे खत्म हो ही गए, एक ही था वो भी खत्म हो गया, रिप्लेस हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस कहाँ से, अब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन यहाँ लगेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है पहले रिप्लेस होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और है कि आप ये सोच सकते हो कि सर वो जो आपने प्रोडक्ट बताए थे क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो तो बने ही नहीं। तो अगर मैंने आपको फिर बताया कि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो वो प्रोडक्ट की बनने की संभावना भी रहती है। कैसे, देखो कैसे रहती है, ये CH3Cl तो बन ही गया था और साथ में क्या बना था, Cl डॉट बना था, नहीं बना था, देख लो वो स्टेप जिसमें बना था, ये देख लो बना था। मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन पे अटैक किया तो क्या बना, CH3Cl और क्लोरीन। और ये क्लोरीन क्या करता था, वापस अटैक ऑन एल्केन, जो दो एल्केन के जो मॉलिक्यूल है जो अभी तक टूटे नहीं है उस पर अटैक करता था। ठीक है, अगर मान लो ये उस पर अटैक नहीं करके इसी पे अटैक करे, हाइड्रोजन यहीं से निकाल ले, तो फिर फर्दर प्रोडक्ट बन सकता है। देख लो ये क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे एल्केन पे अटैक करने की बजाय यहीं से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ये देखो इसने निकाल लिया, ये देख लो निकाल लिया। इसको तो चाहिए हाइड्रोजन कहीं से भी निकाले, यहीं से निकाल लिया। अब ये CH2Cl फ्री रेडिकल है, ये अभी तक जो टूटे नहीं क्लोरीन उन पे अटैक कर लेगा और ये देख लो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। क्योंकि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये उन पे अटैक कर सकता है। देख लो CH2Cl2, ये देखो दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, साथ में क्लोरीन मिल गया, बन गया दूसरा मिथाइलिन क्लोराइड। अब ये वापस इसी पे अटैक कर लेगा। ठीक है ना, तो ये निकाल लेगा। ये इसने देख लो हाइड्रोजन निकाल लिया यहां से। ठीक है, अब ये CH2Cl2 वापस दूसरे क्लोरीन पे अटैक कर लेगा और ये देख लो आपका दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। क्लोरोफॉर्म था दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट वो मिल गया, तीसरा प्रोडक्ट देख लो। इस तरीके से, इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपका मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो, अदरवाइज वो 3 स्टेप तो है ही। ये सब किस में आ रहा है, ये चेन प्रोपोगेशन में चल रहा है। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो चेन प्रोपोगेशन आपकी लंबी हो जाएगी और उसमें प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। ये देखो ये प्रोडक्ट मिल गया,
ये भी मिल गया, और एक मिथाइल क्लोराइड पहले ही मिल गया था, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ध्यान देने वाली चीज ये, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और अगर हेलोजन चेंज करोगे तो फ्लोरीन का हेलोजनेशन बहुत एक्सप्लोसिवली होता है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन का नंबर आता है, ब्रोमीन का नंबर आता है, आयोडीन। आयोडीनेशन बहुत स्लो है और रिवर्सिबल है, इसलिए यूजुअली उसको अवॉइड ही करते हैं। कि अगर करते भी हैं तो उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, अभी देखेंगे उसको भी, ठीक है। ठीक है। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड का मिथाइलिन क्लोराइड बन सकता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन सकता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में तो क्या होता है, क्लोरीन ब्रेक होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में एल्केन पे अटैक करता है, ये एल्केन है, इस पर अटैक करेगा, और पहला जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन पे अटैक करके जो आपका पहला प्रोडक्ट है मिथाइल क्लोराइड वो बनाता है। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो वो जो स्टेप्स थी बाद में लिखाई थी वो भी हो जाएगी, अदरवाइज यहीं तक ये चल जाएगा, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन में तो क्या होता है कि यूरिन फ्री रेडिकल जो है एल्केन पे अटैक कर ही नहीं पाता, क्योंकि एल्केन वहाँ बचा ही नहीं है, वो आपस में भी रिएक्ट कर सकता है, या मिथाइल फ्री रेडिकल एक आध वहाँ बचे हैं तो उस पर भी अटैक कर लेगा, या मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से भी अटैक कर सकता है। तो एंड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, जो भी फ्री रेडिकल मिलेगा उसी पर अटैक कर देगा, ठीक है। ये स्टेप्स हैं सारी। अब बात आ गई कि साहब जो आयोडीनेशन होता है वो रिवर्सिबल क्यों क्यों होता है, क्वेश्चन है व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है। तो उसका रीजन ये है कि जब आयोडीनेशन होता है, जैसे मीथेन बन रहा है और ये आयोडीन ले लिया आपने, HNO ले लिया, तो मिथाइल आयोडाइड बनता है और साथ में HI बनता है। ये HI जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट HI कन्वर्ट CH3I back into मीथेन एंड आयोडीन। ये क्या करता है, इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर रिवर्सिबल तो हो ही गया रिएक्शन। इसलिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे कि HiO3। तो ये वापस इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रॉब्लमेटिक चीज कौन है, HI, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हटा सकते हो आप, ठीक है। अदर रिएक्शंस ऑफ एल्केन, एल्केन की अदर रिएक्शंस, इसमें पहली है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि ये अगर अनब्रांच्ड ले लिया, आइसोमराइजेशन में जो यूज लेते हैं वो होते हैं एनहाइड्रस AlCl, इसका यूज लेते हैं। तो अगर ये अनब्रांच्ड है कौन, एल्केन, तो उसको ये ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है ये ब्रांच एल्केन। अनब्रांच एल्केन को ये ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट कर देता है।
और अगर लेस ब्रांच्ड है, जैसे ये है, ये लेस ब्रांच्ड हो गई, इसको अगर एनाइड्रस AlCl3 लोगे तो ये मोर ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। देखो ब्रांचिंग बढ़ गई, ये लेस ब्रांच्ड है, इसको ये मोर ब्रांच में कन्वर्ट कर देगा। तो एनाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ा रहा है। देखो या तो बिल्कुल अनब्रांच्ड है तो उसको ब्रांच में कन्वर्ट कर रहा है, और लेस ब्रांच है तो उसको मोर ब्रांच में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है, आइसोमराइजेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि ये ना जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना उतना बेटर फ्यूल होगा ये। कोई भी आप एल्केन्स को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, या जो आपका पेट्रोल वेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, सब एल्केन्स ही तो होते हैं, LPG ये सब। तो मोर ब्रांचिंग अगर होती है फ्यूल के अंदर, अगर मोर ब्रांचिंग होती है तो वो बेटर फ्यूल होता है। बेटर फ्यूल होने का मतलब है एवरेज अच्छा देगा, वो गाड़ी आवाज कम करेगी, एवरेज अच्छा देगा। ठीक है, तो ये, और कैसे पता लगेगा कि बेटर फ्यूल है, तो ये बेटर फ्यूल का क्या होता है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है। तो एक्चुअली में आइसोमराइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं। मोर ब्रांचिंग होगी तो बेटर फ्यूल होगा, बेटर फ्यूल का क्या होता है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है। सो आइसोमराइजेशन increases octane number of fuel, octane number of fuel, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन में एनाइड्रस AlCl3 का यूज करते हैं, ब्रांचिंग बढ़ जाती है, अगर अनब्रांच है तो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, लेस ब्रांच है तो मोर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंप्रूव होती है, और ये ऑक्टेन नंबर आप इससे क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या करते हो, कम से कम 6 कार्बन वाली आपको एल्केन लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 एल्केन विथ एटलीस्ट 6 कार्बन, है ना। जैसे कि एन एक्सेन आपने ले लिया, नॉर्मल एक्सेन अनब्रांच एल्केन, इसमें आप मेटल ऑक्साइड लेते हो जैसे कि Cr2O3 V2O5, इस तरीके के मेटल ऑक्साइड लेते हो, 500 डिग्री टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो क्या हो जाता है कि एरोमेटाइजेशन हो जाता है, मतलब बेंजीन बन जाएगा। देखो 6 कार्बन वाले से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन भी निकल जाती है, क्योंकि आपको पता ही है एल्कीन का फॉर्मूला तो क्या होता है, C6H14 होता है। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बाकी जो हाइड्रोजन निकली वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगी। इस रिएक्शन को आप साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि साइक्लाइजेशन या हाइड्रोफॉर्मिंग भी बोल सकते हो, हाइड्रोफॉर्मिंग भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लाइजेशन मतलब साइकिल बन रही है, हाइड्रोफॉर्मिंग का मतलब हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है एल्कीन को सीधे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की। अगर आप N-हेप्टेन लेते हो, ठीक है ना, अगर आप N-हेप्टेन लेते हो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 नॉर्मल हेप्टेन लेते हो आप, और वही क्या लोगे, Cr2O3 और उस तरीके से आप लोगे, तो क्या होगा, टॉलिन बन जाएगा। और अगर N ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन लेते हो तो ये ऑर्थोजैलिन भी बन जाएगा, ऑर्थोजैलिन बन सकता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोजैलिन।
ये आपके टॉल्यून बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी हो गया। नाम ध्यान रखना, 3-4 नाम होते हैं, एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोफॉर्मिंग, इस तरीके से रिएक्शन होता है। फिर एक रिएक्शन होता है पायरोलाइसिस, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग भी बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक बात मैं ये बता दूं कि C1 से जो C5 वाले कार्बन है, C1 से C4 वाले कार्बन है, वो आप गैसेस होते हैं। C5 से C17 जो होंगे वो लिक्विड होंगे, और C17 से आगे वाले जो होंगे वो आपके सॉलिड होंगे। पक्का? ठीक है, तो अगर आप लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हीट करते हो, जैसे मान लो कोई आपके पास है 12 कार्बन वाला है, तो वो लिक्विड ही होगा। जैसे 12 कार्बन वाला है आपके पास, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन वाला, क्या 8 कार्बन वाला कर लो सपोज, ये कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन है आपके पास। ऑक्टेन क्या होता है, लिक्विड होता है, पता ही है आपको, देख लो। अगर आप इसको हीट करोगे, सिंपल हीटिंग हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा, लोअर एल्केन और एल्केन का मिक्सचर बना लेगा। देखो, एक तो ये बनेगा और एक ये बन जाएगा, लोअर एल्केन और एल्केन का मिक्सचर बनाएगा, एल्केन प्लस एल्कीन का मिक्सचर बनाएगा। यानी बात देखो, ये लिक्विड था, जबकि ये गैस में कन्वर्ट हो गया आपके, किसमें कन्वर्ट हो गया है, गैस में। ये तो लिक्विड था, क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, 8 कार्बन वाला क्या होता है, लिक्विड होता है। और जैसे आपने हीट किया, एल्केन और एल्केन का मिक्सचर बन गया, गैसेस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है। 4 कार्बन वाला तो क्या होगा, गैस ही होगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसेस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। देखो, इट इज ए वेरी गुड मेथड, इट इज वेरी गुड मेथड टू कन्वर्ट gases hydro, it is very good method to convert liquid hydrocarbon to gases hydrocarbon। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा मेथड है आपके। इससे आप जो सीएनजी गैस, पीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये बना सकते हो आप इससे, लिक्विड हाइड्रोकार्बन से। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, इस तरीके से ये गैसेस जो हैं ये आप बना सकते हो।